देखिए आईपीसी में आपका ये पिछले लेक्चर में जो चला था गर्भपात या भ्रूण हत्या के बारे में बताया गया था। अब आपका जो शुरू करना है आपका हर्ट के बारे में शुरू करना है, यानी कि उपहति। उपहत का मतलब सामान्य भाषा में होता है चोट, यानी कि चोट पहुंचाना। उपहत का जो मतलब होता है सामान्य भाषा में वह होता है चोट पहुंचाना। जहां तक चोट की बात है या उपहत की बात है, आईपीसी में उपहत को या चोट को दो भागों में बांटा गया है। एक सिंपल हर्ट यानी कि साधारण चोट, और दूसरा आपका जो चोट को बांटा गया है ग्रीवियस हर्ट यानी कि गंभीर चोट। यानी कि आईपीसी चोट को दो भागों में बांटती है, एक साधारण चोट और दूसरा आपका गंभीर चोट। यानी कि एक को कहते हैं उपहत और दूसरे को हम कहते हैं घोर उपहत। घोर का मतलब ना तो लिख लीजिएगा बेयरेक्ट पर ही। घोर यानी कि सीरियस, सीरियस यानी कि गंभीर। इसके लिए जो सेक्शन आपको पढ़ना है 319 से पढ़ना है, शुरू करना है। और इधर से भी आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन का मॉडल पहले बता दिया जाए और तब आपका 319 से शुरू किया जाए। क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आपका पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन सी चोट गंभीर चोट मानी जाएगी, यानी कि सीरियस हर्ट माना जाएगा या घोर उपहति मानी जाएगी। उसमें आपका चार ऑप्शन देगा और चार ऑप्शन में आपको ये देगा कि कौन सी चोट गंभीर चोट है। इसका पैमाना ये है कि आईपीसी की धारा 320 में 8 प्रकार की चोटों को गंभीर चोट माना गया है और 8 प्रकार के चोटों में से आपको छांटना रहेगा और जो चोटें इन 8 प्रकारों में आ जाएगी वहीं गंभीर चोट या सीरियस हर्ट होगा। पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन घोर उपहति है, और तीन ऑप्शन बनता है उपर्युक्त सभी। तो ज़्यादा चांस रहता है उपर्युक्त सभी। जो दूसरा मॉडल बनता है जो बना भी है एपीओ में, बिहार में भी बना था एक बार, कि भाई कितने दिन अगर ऐसी चोट पहुंचाई गई है कि कम से कम 20 दिन तक व्यक्ति अपना सामान्य काम काज करने में असमर्थ रहता है तो उस हर्ट को ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। तो यूपी एपीओ ने भी बनाया कि कितना दिन कम से कम, उसमें ऑप्शन दिया 20 दिन, 30 दिन, 10 दिन, 15 दिन। तो वह याद करना है कम से कम 20 दिन। अगला क्वेश्चन आपका जो बन सकता है, ये जो 20 दिन का नियम है ये आपका कहाँ से एडाप्ट किया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। भाई अगला क्वेश्चन अभी बना नहीं है, ये बन सकता है। तो एक क्रम भी बनाना है। उपहत की परिभाषा आपका 219, घोर उपहत की आपका 222 नहीं 322 यानी कि 320 में। इसके बाद आपका स्वेच्छा आएगा, उसको हम बताएंगे। फिर उपहत के लिए दंड, अगर उपहत धारदार हथियार से की गई है तब दंड। घोर उपहत के लिए दंड और घोर उपहति अगर धारदार हथियार से की गई है तब क्या होगा। और इसी में आपका एसिड अटैक पढ़ना है। एसिड अटैक के मामले में चूंकि घोर उपहति ही मानी जाती थी और घोर उपहति में दंड कम होता था, अतः ऐसी दशा में 2013 में जेस वर्मा समिति की सिफारिश पर
आईपीसी में संशोधन किया गया और एसिड अटैक के मामलों को अलग किया गया और दंड की मात्रा बढ़ाई गई। ये जो मामला आया, जो आप लोग देखे हैं छपाक फिल्म, तो जो ये छपाक फिल्म आई, तो वहीं आगे बैठिए, इधर बैठे हैं तो जगह बैठिए इधर। जो ये छपाक फिल्म आपने देखा कि एक एसिड पीड़िता कैसे अपना लड़ाई लड़ती है और घर वालों के ताने और समाज और मीडिया के ताने सहते हुए और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती हैं और सुप्रीम कोर्ट से जीतती हैं। उसके बाद कानून में बदलाव लाया गया और तमाम बदलाव पढ़ाए जाएंगे। आपका 326 ए जोड़ा गया, 326 बी जोड़ा गया। ये ग्रीवियस, ये एसिड अटैक के मामले में, और दंड की मात्रा आपका बढ़ाई गई। तो आइए देखा जाए आपका 200। हाँ, एक और क्वेश्चन बनता है, उसको भूमिका देख लिया जाए, तब आपका सेक्शन वाइज शुरू करना है। प्रत्येक हर्ट ग्रीवियस हर्ट नहीं होता, यानी कि प्रत्येक उपहत्य घोर उपहत्य नहीं होती। उपहत्य ही घोर उपहत्य में कन्वर्ट होती हैं, लेकिन कब कन्वर्ट होगी, यानी कि साधारण चोट ही गंभीर चोट में परिवर्तित होती है। लेकिन कब साधारण चोट गंभीर चोट मानी जाएगी, अगर वह चोट ऐसी है जो धारा 320 से कवर होती हो। यानी कि अगर साधारण चोट आप पहुंचाई गई है और वह चोट 320 में 8 खंडों में से किसी एक में सेट हो जाए, तो वह साधारण चोट ही, यानी कि वह उपहत्य ही, वह हर्ट ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीवियस हर्ट में, या गंभीर चोट में, या घोर उपहत्य में। उपहत्य मैंने चोट पहुंचाना, घोर उपहत्य। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि प्रत्येक उपहत्य घोर उपहत्य नहीं होती, लेकिन प्रत्येक घोर उपहत्य उपहत्य होती है। ये वाक्य अक्षरशः क्या है, सत्य। इसी तर्ज पर 3-4 आपका और क्वेश्चन निकालना है, तब सेक्शन चलना है। 3-4 क्वेश्चन आपका, बैठिए हो अंदर, 3-4 क्वेश्चन और निकाल कर चलना है। प्रत्येक स्वीकृति संस्वीकृति नहीं होती, जबकि प्रत्येक संस्वीकृति स्वीकृति होती है। ये भी अक्षरशः सत्य है। प्रत्येक सदोष अवरोध सदोष परिरोध नहीं होता, लेकिन प्रत्येक सदोष परिरोध प्रथमतः सदोष अवरोध है। ये भी वाक्य अक्षरशः सत्य है। प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं होती, लेकिन प्रत्येक हत्या प्रथमतः आपराधिक मानववध होती है। ये भी अक्षरशः सत्य है। प्रत्येक करार संविदा नहीं होता, लेकिन प्रत्येक संविदा करार होती है। ये भी वाक्य अक्षरशः या शब्दशः क्या है, सत्य है। ऐसा क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन मॉडल कभी काल बन जाता है, सतर्क रहना इस पर। इसके बाद आइए आपका उपहत की परिभाषा देखी जाए और हर्ट यानी कि साधारण चोट की। अब बेयर एक्ट निकाल लीजिए और उसी बेयर एक्ट में से आपका पढ़ना है। भाई 319 निकाल लीजिए और देखिए 319 को आपको कैसे पढ़ना है। उपहत, जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है। अब आई है आपका 2-3 नियमों से सतर्क रहिए। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है या रोग कारित कर देता है या अंग शैथिल्य कारित करता है, वह उपहत करता है, यह कहा जाता है। अब 4-5 नियमों को थोड़ा यहाँ समझिए। बेयर एक्ट में तो केवल एक वाक्य कह दिया गया कि जो कोई किसी व्यक्ति को आपका शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है
या किसी व्यक्ति को रोग कारित करता है या अंग शैथिल्य कर देता है तो वह उपहत ही, वह चोट ही, आपका वह चोट ही धारा 319 में उपहति मानी जाएगी। तो शारीरिक पीड़ा एक दो उदाहरण देखिए, एक दो उदाहरण रोग का और एक दो उदाहरण अंग शैथिल्य का। यहाँ जो सतर्क आपको रहना है वह ये रहना है कि क्या शारीरिक पीड़ा पहुंचाने का या रोग कारित करने का या अंग शैथिल्य कारित करने का इरादा या ज्ञान होना चाहिए कि नहीं। और अगर दुर्घटनावश शारीरिक पीड़ा हो गई, या दुर्भाग्यवश रोग किसी को हो गया, दुर्भाग्यवश अंग शैथिल्य हो गया, तो क्या ये उपहत या हर्ट माना जाएगा कि नहीं? नहीं माना जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति उपहत्य करता हुआ तब कहा जाएगा जब वह इंटेंशन के साथ कार्य करे और दूसरे व्यक्ति को क्या पहुंचाए, तीन में से कोई एक। और वहीं तीनों देखना है। पहला शारीरिक पीड़ा, तो दो चांटा मार दीजिए, दो लाठी मार दीजिए, आपका चिकोटी काट दीजिए, सुई चुभो दीजिए, बाल नोच दीजिए, तो बताइए शारीरिक पीड़ा हुई कि नहीं हुई? तो ये कौन सा कार्य होगा? उपहत। और ऐसा लाठी मार दीजिए कि हड्डी ही टूट जाए, दांत टूट जाए, आपका चेहरा विद्रूप हो जाए अस्थायी रूप से, ऐसा लाठी मार दीजिए कि कम से कम 20 दिन सामान्य कामकाज करने से क्या हो जाए? असमर्थ। तो यही जो उपहत है यही जो आपका कह सकते हैं कि हर्ट है, ये 320 में जाकर कन्वर्ट हो जाएगा। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रीवियस हर्ट, यानी कि घोर उपहत। अब आइए अगला इसी में देखा जाए। यदि शारीरिक पीड़ा दूसरे व्यक्ति को हुई है और अभियुक्त का इरादा शारीरिक पीड़ा पहुंचाने का नहीं था, तो ऐसी दशा में अभियुक्त उपहत्य के लिए दंडित नहीं होगा। अब एक दो उदाहरण आपको ऐसे देखने हैं जहाँ की शारीरिक पीड़ा तो हुई लेकिन इरादा शारीरिक पीड़ा पहुंचाने का नहीं था। जैसे कि मान लीजिए कि ट्रेन है और ट्रेन में कई लोग एक साथ चढ़ रहे हैं, भीड़ भाड़ है, एक दूसरे का शरीर टच हो रहा है और उस टच के कारण एक व्यक्ति के शरीर का बाल ही नोच मैंने कह सकते हैं कि टूट गया और उसे शारीरिक पीड़ा हुई। तो बताइए क्या आशय के साथ ये कार्य किया गया है कि आशय के बिना? तो क्या उपहत्य माना जाएगा? नहीं। यानी कि शारीरिक पीड़ा के लिए यह आवश्यक है कि जो शारीरिक पीड़ा पहुंचाई गई हो, उस शारीरिक पीड़ा को पहुंचाने का क्या हो? इरादा। अगला नियम आइए। अगर शारीरिक पीड़ा पहुंचाई गई हो और व्यक्ति मर जाए, न तो संभावना थी मरने की, न आशय था, न ज्ञान था, तो ऐसी दशा में वह कार्य भी उपहति होगा, भले ही व्यक्ति क्या हुआ हो? मर गया हो। जैसे कि उदाहरण के रूप में आइए, अगर ए बी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बी की पत्नी छोटा बच्चा लेकर आई, ए ने बी पर वार किया और दुर्भाग्यवश आपका बी पर वार न लगकर हल्का सा जो चांटा था वह बच्चे को लग गया और बच्चा उस चांटे से मर गया, तो जो कानून कहता है कि ये मर्डर नहीं माना जाएगा, ये केवल और केवल हर्ट या उपहत ही मानी जाएगी। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। स्त्री बच्चा लेकर बीच में आती है, आपका जो माने थप्पड़ होता है वह बच्चे को ही लग जाता है, दुर्भाग्यवश बच्चा मर जाता है, तो क्या थप्पड़ चलाने वाला आपका हत्या के लिए दोषी होगा?
कि घोर उपहत के लिए कि उपहत के लिए, तो आपका जवाब रहेगा केवल उपहत के लिए। अगला उदाहरण देखिए, ए बी को सुई चुभ होता है, बी को शारीरिक पीड़ा होती है, ए का इरादा था शारीरिक पीड़ा पहुंचाना। तो जैसे कि आपका मेला और मेला लगता है, तो मेले में लोग हाथ में सुई बांध कर जाते हैं। देखिए आपका उदाहरण, तो कहीं मेला वाला में जाइए तो आपका लगता है कि कोई चिकोटी काट दिया पीछे से, लेकिन चिकोटी नहीं, आपका कई बदमाश से। अरे भाई, इसीलिए मेला वाला में भाई लोग कम जाते हैं अब। कई बदमाश ऐसे रहते हैं कि पिन लेकर जाते हैं, और जो जो आपका जो जो लोग मिलते हैं, पिन क्या करते हैं, आपका गड़ाते रहते हैं। लोग समझते हैं कि कहाँ से ये आपका कीड़ा आ गया क्या, जबकि आपका हाथ में भी बंधे रहते हैं, या हाथ में ऐसे लिए रहेंगे। तो आपका फिर एक बार उदाहरण देखिए, यानी कि अगर ए ने बी को पिन चुभोया और उस पिन चुभोने के कारण बी को टेटनेस हो गया और बी की मृत्यु हो गई, तो ए का दायित्व बताइए। तो ए मर्डर के लिए दोषी नहीं होगा, क्योंकि दूरस्थ क्षतियों के लिए उसका कोई दायित्व नहीं होगा, तो केवल उपहत के लिए दोषी होगा। आपका फिर एक उदाहरण, ए बी को एक चांटा मारता है, उस चांटे से न तो की संभावना थी मरने की, न ज्ञान था, न आशय था, बी मर गया। तो भले मर गया हो, भी मर्डर नहीं हो जाएगा। आपका ये केवल और केवल 219 में क्या माना जाएगा, हर्ट माना जाएगा, यानी कि उपहत ही मानी जाएगी। तो चार पांच उदाहरणों से सतर्क रहना है जो पूछा जाता है। अगर दुर्घटनावश पीड़ा पहुंच गई है, अगर दुर्घटनावश पहुंच गई, दुर्भाग्यवश पहुंच गई और पीड़ा पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, तो कोई अपराध न कराइएगा, ये नहीं कि अपराध करा दीजिए। यानी कि पीड़ा पहुंचाने का इंटेंशन या आशय या दुराशय होना क्या है, आवश्यक। इसका मतलब ये हुआ। दूसरा, ये रोग कार्य करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसा कार्य करता है कि दूसरा व्यक्ति रोगी हो जाए, तो ऐसी दशा में, हर जगह हो, बैठिए भाई, इनको बैठने दीजिए। अगर कोई व्यक्ति, कोई इधर इधर आ जाइए आगे, थोड़ा आराम से बैठिए, वो टूटा है बेंच, बदलवाते हैं अभी भाई, इधर बैठिए आराम। देखिए, अगर कोई व्यक्ति, फिर एक बार देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे कि दूसरे को रोग कारित हो जाए, तो वह भी आपका उपहत ही माना जाएगा। जैसे कि एड्स का रोग हो गया, ये भी कह सकते हैं। कोरोना हो गया, यानी कि आपको कोरोना हुआ है और आप समाज में घूम रहे हैं, ये जानते हुए कि हमें कोरोना हुआ है, और अन्य लोग प्रभावित हो जाएं उस रोग से, तो आपने चोट नहीं पहुंचाई, शारीरिक पीड़ा नहीं पहुंचाई, फिर भी इसे 319 में हर्ट माना जाएगा। भाई, ये रोग कार्य करना भी क्या माना जाएगा। जैसे कि हैजा कलरा हो गया है और पूरे गांव में घूम रहे हैं कि पूरा गांव प्रभावित हो जाए, तो ये भी उपहत मानी जाएगी कि नहीं, मानी जाएगी। इस इरादे से घूम रहे हैं कि पूरा गांव क्या हो जाए, प्रभावित। तो या तो आपका शारीरिक पीड़ा पहुंचाइए इरादे के साथ, या रोग कारित करिए, या तीसरा है अंग शैथिल्य कारित करिए, यानी कि ऐसी मार मार मारिए कि शरीर में आपका दर्द करने लगे, यानी कि शरीर पिरोने लगे, जो गांवारू भाषा में कहा जाता है। कि जैसे कि आपका पुराना दर्द रहता है, तो जब जब पुरवैया बहती है, तब तक कहते हैं बिहार के लोग कि शरीरिया बहुत क्या हो रही है, पिरो रही है। पिरो रही है मतलब दर्द हो रहा है।
पेन हो रहा है, तो शरीर कब दर्द होता है ज़्यादा? जब पछुआ बहती है कि पुरुआ, यानी कि पुरुआ बहती है तो पुरवैया बहती है। आप पुराना दर्द तभी आपका उभरता है जब कौन सी हवा बहती है, तो यह थोड़ा अगर चोट वोट कहीं लगा हो, पहले हो पूर्वा हवा बहे, तो एक बार हमारी बातों पर क्या करिएगा कहो। तो अंग आने की अंग शिथिल का मतलब टूटा उटा नहीं, टूट ही जाएगा तो धारा 320 में क्या हो जाएगा, घोर ऊपर। टूटा नहीं है लेकिन चोट पहुंची है, और शरीर में क्या है जहाँ चोट पहुंची है, दर्द भी है। तो इस कार्य को हम क्या कहेंगे 319 में, उपहत। अब जैसे ही आप उपहत पढ़ेंगे, उपहत के बारे में जितने नियम हैं एक साथ पढ़े जाने चाहिए। 319 में उपहत की परिभाषा है। इसके बाद 321 तुरंत पढ़ना है। 3, 2, 1। स्वेच्छा उपहत कार्य करना, यानी कि जब भी 319 सेक्शन पढ़िए, आपका 321 भी पढ़ना है। स्वेच्छा उपहत कार्य करना। अब स्वेच्छा शब्द को पहले हम देखते हैं, और तब तो उपहत उपहत तो बताया ही गया है। एक सेकंड, चश्मा निकालने दीजिए। आज भी गर्मी भाई बहुत ज्यादा है, कोई कम नहीं है। हर जगह पीछे बैठिए, देखिए इधर बैठिए, दो लोग हैं तो एक लोग इधर। हाँ बैठिए दो लोग। भाई देखिए भाई, आपका पहले वालंटी या स्वेच्छा शब्द को समझिए, तब स्वेच्छा उपहत कार्य करना बताया जाए। जहाँ तक स्वेच्छा शब्द की बात है, स्वेच्छा शब्द को आईपीसी की धारा 39 में डिफाइन किया गया है। पूछा जाता है, ज़्यादा सतर्क रहना है। 39 में जो उदाहरण दिया गया है, कई बार एपीओजे में आपका वही सेम उदाहरण दिया है, हम भी उदाहरण बताएंगे। 39 ये कई जगह काम करेगा स्वेच्छा शब्द, आपका चोरी में भी करेगा, आपका मैंने आपका ये एक्सटॉर्शन में भी काम करेगा, लूट में भी काम करेगा। जैसे कि एक लूट का भी हम उदाहरण यहाँ बताएंगे, लेकिन पहले तो स्वेच्छा शब्द बताया जाए, और तब आपका राबरी में भी एक उदाहरण ऐड करना है। स्वेच्छा का मतलब कि जब को कब कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से कार्य किया, इस बात का डिसीजन, इस बात का निर्धारण आईपीसी की धारा 39 से किया जाएगा। तो भाई अच्छे से समझ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति उस कार्य को करने के आशय से कार्य करता है, यानी कि व्यक्ति का पहला क्या था, इंटेंशन। अगर ए ने बी को सुई चुभोई और सुई चुभोने का आशय था, तो हम कहेंगे कि ए ने स्वेच्छा कार्य किया, पहला। दूसरा नियम ये है कि ये स्वेच्छा कार्य करता हुआ तब भी कहा जाएगा जब ए को कार इस उस कार्य का नाले था, यानी कि ए को इस बात की जानकारी थी कि जो मैं कर रहा हूँ इसका परिणाम ये होगा। ये मैंने कि पहला तो आशय के साथ किया, या दूसरा क्या, नॉलेज के साथ किया, या तीसरा रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण रखते हुए किया। तो तुरंत एक धारा आईपीसी पकड़नी है कि विश्वास करने का कारण कहाँ परिभाषित है, 26 में। विश्वास करने का कारण मतलब पर्याप्त बेस होना, पर्याप्त आधार होना, और ये जो शब्द हैं ये धारा 26 आईपीसी में परिभाषित किया गया है। तो बताइए कब कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य किया, या तो उसका आशय हो, या उसका क्या हो, कार्य करने का ज्ञान हो, या विश्वास करने का क्या हो,
कारण हो। तो हम कहेंगे कि स्वेच्छा से कार्य किया, न तो आशय, न ज्ञान, न विश्वास करने का कारण, फिर भी दूसरे को शारीरिक पीड़ा हो गई, तो हम कहेंगे कि स्वेच्छा से उपहत कारित नहीं की गई हैं। अब आइए स्वेच्छा पर दो उदाहरण देखने हैं जो लगातार बनते हैं। एक 39 का उदाहरण, ये एक व्यक्ति है, रात में लोग मोहल्ले में सो रहे हैं झोपड़ी में, ये मोहल्ले में आग लगा देता है ताकि लूट को सुकर बना ले। एक का आशय किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मारने का नहीं था, लेकिन इस बात का नाले तो था ही कि लोग सो रहे हैं, आग लगाऊंगा तो कुछ लोग क्या होंगे, मर जाएंगे। तो ये हत्या का अपराध किया 302 का, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस नाले से कार्य किया है। इस कार्य का परिणाम क्या होगी, मृत्यु। नॉलेज की मात्रा ज्यादा थी, ये भी याद रखिए, क्योंकि पूरी संभावना थी कि लोग क्या होंगे, मर जाएंगे। दूसरा जो स्वेच्छा से आपका उदाहरण देखा जाता है, वह आपका चोरी का देखा जाता है। और एक चोर है, वह बी के पॉकेट में चोरी के इरादे से हाथ डालता है। बी के पॉकेट में लोडेड बंदूक है, वह टिगर दब जाता है, बी मर जाता है। ए ने क्या लूट की चोरी का प्रयास किया? तो बताइए, ए द्वारा बी की मृत्यु कारित हो गई, तो क्या ए का इरादा था कि हम बी को मार दें? और संभावना भी नहीं थी, ज्ञान भी नहीं था, तो ये स्वेच्छा कार्य किया हुआ नहीं कहा जाएगा। मृत्यु अलग, लेकिन चोरी का प्रयास के लिए दंडित होगा, लेकिन हत्या के लिए नहीं, क्योंकि हत्या मात्र और मात्र क्या मानी जाएगी, एक दुर्घटना। ये याद रखना है। फिर बैक हो जाए, आपका 321 धारा देखिए, फिर बैक हो या भाई, स्वेच्छा शब्द बताया जा रहा था। स्वेच्छा उपहत कारित करना, तो जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है, इसका मतलब कि आशय है कि शारीरिक पीड़ा पहुंचा दे, रोग कारित कर दे, या अंग शिथिल कर दे। या दूसरा, ज्ञान से करता है। ज्ञान से करता है का मतलब उसे इस बात का नॉलेज है कि इस कार्य द्वारा इनको पीड़ा पहुंचेगी, इनको रोग हो जाएगा, या इनका अंग शिथिल हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि आपका इस व्यक्ति ने स्वेच्छा घोर उपहति की है। तो फिर एक बार क्रम बनाते रहे, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि स्वेच्छा घोर उपहत कहाँ परिभाषित है, 321। तो उपहत कहाँ परिभाषित थी, 319। स्वेच्छा घोर उपहत कहाँ परिभाषित है, 321। तो स्वेच्छा नहीं, स्वेच्छा उपहत भाई, घोर नहीं स्वेच्छा उपहत है आपका 321। तो स्वेच्छा उपहत के लिए दंड देखा जाए, तो स्वेच्छा उपहत के लिए सजा 323 में है। 323 में आपका जो सजा दी गई है, वह 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना 1000 रुपया, या दोनों। तो स्वेच्छा उपहत के लिए दंड कितना है? तो आपका दंड की मात्रा है 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना 1000 रुपये तक का, या दोनों हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट इसमें आपका और बताना है कि धारा 334 में उपबंधित के सिवाय, अर्थात इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार थोड़ा सतर्क रहिए, कि जो धारा 334 आपका दी गई है, कि जब मामला 334 में आ जाएगा, तो 323 के तहत व्यक्ति दंड नहीं पाएगा। ये पहला नियम, क्योंकि 334 के सिवाय शब्द लिखा गया है। तो जैसे ही, यानी कि जब मामला 334 में नहीं आएगा, तब उपहत के लिए दंड 323 में जाएगा,
और 1 वर्ष का कारावास या 1,000 रुपया जुर्माना या दोनों। तो तुरंत दिमाग ये लगा, जो भी धारा को रिलेट हो तुरंत उसको पढ़ लेना चाहिए और पढ़ना ये चाहिए कि आखिर 334 में क्या है। तो 334 में आपका उपहत ही है, लेकिन हल्का सा नियम चेंज होगा और अब तुरंत आपका 334 निकाल लेना है प्रोवोकेशन पर। प्रोवोकेशन पर यानी कि प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहत कारित करना, तो दंड की मात्रा कम होगी, 1 मास तक का कारावास या 500 रुपया जुर्माना या दोनों। इसको समझिए, 2 लाइन, ज्यादा नहीं समझना है। मान लीजिए कि बी बी ने ए को प्रकोपित कर दिया, माने बी ने ऐसी बात ए को बोला कि ए प्रोवोकेशन में आ गया, ए प्रकोपन में आ गया, अर्थात ए उत्तेजित हो गया और 2 चांटा बी को मार दिया। तो जब ए पर आपका 323 का मुकदमा चला आपका स्वेच्छा उपहत के लिए, तो ऐसी दशा में ए अपना बचाव ले सकता है कि हजूर हम मारे हैं, लेकिन बी ने हमें क्या कर दिया था, उत्तेजित ऐसी बात बोल दिया, ऐसा कार्य कर दिया कि मैं उत्तेजना में आ गया, मैं प्रोवोकेशन में आ गया, मैं प्रकोपित हो गया और इस प्रकोपन में मैंने बी को 2 चांटा जड़ दिया। अतः ऐसी दशा में 323 के तहत मुझे दंड न देकर की धारा के तहत दिया जाए 334। तो बताइए, ये बात अब एविडेंस में ले जानी है। अगर अभियुक्त अपना मामला किसी कम दंड वाली धारा में लाना चाहता है, तो इस बात को कोर्ट में साबित करने का दायित्व या भार या जिम्मेदारी या किस पर होगी, बर्डन किस पर होगा, अभियुक्त पर। और ये मामला एविडेंस से जोड़ लीजिएगा 105 से, यानी कि 105। फिर एक बार समझिए भाई, थोड़ा बहुत है टेक्निकल, कि अगर अभियुक्त चाहता है कि हमें 323 के तहत दंडित न करके धारा 334 के तहत दंडित किया जाए, तो इस बात को साबित करना कि मैं प्रकोपित हो गया था, प्रकोपन में मैं अपना आत्म संयम खो दिया था, गुस्से में आकर मैं बी को 2 चांटा मार दिया था, अतः मुझे 334 में दंड दिया जाए और दंड की मात्रा कम है 12 गुना कम है। आपका कहाँ 1 साल और कहाँ 1 माह, कहाँ 1,000 और कहाँ 500। तो कारावास तो 12 गुना कम है, लेकिन जुर्माना केवल आधा किया गया है, यानी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, जो कहावत है ये। तो आपका फिर याद रखिए, जैसे ही प्रोवोकेशन पढ़ेंगे तो आपका आईपीसी की धारा 300 का अपवाद नंबर फर्स्ट भी पढ़ना है। अगर व्यक्ति ये साबित कर दे कि हम प्रकोपन में आ गए और प्रकोपन में आकर अपना आत्म संयम खो दिए और हम मर्डर कर दिए, तो ऐसी दशा में अब वह मामला हत्या से बाहर चला जाएगा और हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध माना जाएगा। तो आगे ही बताना है। अगला देखिए, 323 हो गया, 334 इसी के साथ पढ़ना है। फिर बैक होइए, 323 के बाद तुरंत आपका 324 भी पढ़ना है। खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहत कारित करना, इसका मतलब कि शारीरिक चोट पहुंचाए हैं, तो रोग कारित किए हैं, अंग शिथिल किए हैं, और जो आपने साधन अपनाया है वह खतरनाक है, यानी कि लाठी डंडा आपका
हथियार से ये सब किया है, तो ऐसी दशा में दंड की मात्रा उपहत में बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो आपका देखिए, उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, कोई असन वेधन काटने के किसी उपकरण द्वारा, यानी कि तलवार द्वारा, चाकू द्वारा, या आपका कुल्हाड़ी द्वारा इत्यादि द्वारा, या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए तो उसे मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा, यानी कि गर्म पानी फेंक दीजिए ताकि क्या हो, या तो आप गर्म पानी फेंक दीजिए ताकि शारीरिक पीड़ा पहुंचने लगे और शरीर या क्या होने लगे, पीड़ होने लगे। ये भी आपका उपहत्या। जल जाए, विद्रूप हो जाए, तो ऐसी दशा में घोर उपहत्या। आगे चलिए। तो ऐसी दशा में या किसी आपका पदार्थ द्वारा जो सांस में जाए तो सांस लेने में क्या हो, दिक्कत हो, अगर ऐसे साधनों द्वारा आप उपहत कारित करते हैं तो दंड की मात्रा थोड़ा बढ़ेगी, और दंड की मात्रा 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। इस प्रकार आपका जो उपहत्य से संबंधित प्रावधान थे वे प्रावधान पूरी तरह समाप्त हुए। यानी कि साधारण उपहत्य, अगर उपहत्य का सामान्य मामला है तो 323 लागू होती है, और उपहत्य का गंभीर मामला है, सीरियस मामला है, तो कौन सी धारा? 324। याद रखिएगा, साधारण मामला 323, उपहत का थोड़ा गंभीर मामला है जो घोर उपहत में आता नहीं है। तो देखिए, यहाँ हल्का सा ही अंतर रहता है। यहाँ भी आपका दरोगा जी खूब लूटे खसोटे हैं। अगर अभियुक्त पैसा दे दिया तो 323 में रह गया मामला। अगर आपका पीड़ित थोड़ा पैसा दे दिया तो 324 में नहीं सीधे आपका 326 में डाल देते हैं। यानी कि अगर टूटा फूटा नहीं है तो दरोगा जी कहते हैं कि जाकर फर्जी मेडिकल बनवा कर लाओ, पट्टी उट्टी बंधवा कर फोटो खिंचवा लेना। अब फोटो कहाँ खिंचवाना? एकदम अस्पताल के गेट पर, ताकि अस्पताल का नाम भी क्या कर किया रहे, आया रहे। सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल कर देना, वो आचरण में सुसंगत हो जाएगा धारा 8 में कि पट्टी बंधवाया और तुरंत सोशल मीडिया पर क्या किया, पट्टी बांध के वायरल। तो तमाम फर्जी आपका काम होते रहते हैं, वो अलग बात है। तो आपका 323 कन्वर्ट हो जाएगी 324 में, क्योंकि 324 में दंड की मात्रा क्या है? ज्यादा। 324 एकदम घोर उपहत के करीब होती है। यानी कि 324 के तहत जिन साधनों का प्रयोग करके हर्ट पहुंचाया गया है, अगर वह हर्ट 320 में 8 खंडों में किसी में सेट हो जाता है तो वह 324 अब अप्लाई नहीं होगी। अब 325 और 26 अप्लाई होगी, जैसा भी मामला हो। तो घातक आयुध से घोर उपहत पहुंचाए हैं तो 326, और सामान्य तरीके से पहुंचाए हैं तो 325। यह याद रखिए। हथियार उथियार से मारे हैं, हाथ पैर तोड़े हैं तो 326, और सामान्य तोड़े हैं तो 325। अब आइए घोर उपहत देखा जाए भाई आपका। जब भी आप ग्रेवियस हर्ट पढ़िए, फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। जो ये 319 में हमने आपको हर्ट पढ़ाया, यही हर्ट कुछ दशाओं में कन्वर्ट हो जाता है और ग्रीवियस हर्ट बन जाता है, या घोर उपहत या गंभीर चोट बन जाती है। लेकिन ये चोट गंभीर कब कहलाएगी? जब धारा 320 वाले लिस्ट में ये चोट आ जाए। तो फिर एक बार क्रम बना लीजिए।
320 में घोर उपहत, 322 में स्वेच्छा घोर उपहति, साधारण घोर उपहत के लिए दंड 325 में, और घातक हथियार या इत्यादि से किए हैं तब आपका किस में 326, और एसिड अटैक कर दिए हैं तो 326 ए भी अभी छोड़ दीजिए। यानी कि जब आप ग्रेवियस हट पढ़िए तो कम से कम इतनी धाराओं को पढ़िए, फिर रटिए धारा। घोर उपहत कहाँ परिभाषित है? 320। स्वेच्छा घोर उपहत कब कही जाएगी? 322। स्वेच्छा घोर उपहत के लिए दंड कहाँ है? सामान्य 325। और घातक हथियार से आपका स्वेच्छा घोर उपहत किए हैं तब कहाँ है? 326। अब देखिए आपका बेरक शुरू किया जाए भाई। 320 निकाल लीजिए आपका। उपहत की केवल नीचे लिखी किस्में घोर उपहत कहलाती हैं। यानी कि क्या प्रत्येक उपहत घोर उपहत नहीं होती? केवल वही उपहति घोर उपहति होगी जो निम्नलिखित किस्मों में प्रकारों में आ जाए। तो पहले तो याद रखना कितने प्रकार में आ जाए? 8 में से किसी में। तो पहला देखिए, पहला है पुंसत्व हरण, यानी कि ऐसी चोट पहुंचाया, ऐसा रोग कारित किया, ऐसा अंग शिथिल किया कि पुंसत्व हरण हो गया। इसका मतलब कि अगर कोई पुरुष है तो वह नपुंसक हो गया, अब महिला है तो अब बच्चा पैदा करने के योग्य नहीं रही। यानी कि पुरुष है तो नपुंसक हो गया, महिला है तो बच्चा पैदा के करने के योग्य नहीं रही। अगर ऐसी शारीरिक पीड़ा की गई है, रोग कारित किया गया है, अंग शिथिल किया गया है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये उपहत किसमें कन्वर्ट होगी? घोर उपहत। आपका अगला देखिए दूसरा, दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि का अस्थायी विच्छेदन। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा रोग कारित किया, ऐसा अंग शिथिल कारित किया, ऐसी शारीरिक पीड़ा पहुंचाया कि दोनों आँखों में से एक आँख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। तो ये भी उपहत किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? घोर उपहत। तीसरा देखिए, बैठिए वहाँ जगह ना। तीसरा देखिए, दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का अस्थायी विच्छेद करना। यानी कि जो कान की सुनने की शक्ति है, ऐसा पीड़ा पहुंचाया, ऐसा अंग शिथिल किया, या ऐसी चोट पहुंचाया कि अस्थायी रूप से कम एक कान की श्रवण शक्ति, सुनने की क्षमता क्या हो गई? हमेशा के लिए। अस्थायी नहीं, कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि क्या हमेशा बोला जा रहा है? अस्थायी रूप से क्या हुआ? समाप्त। ये उपहत किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? घोर उपहत। चौथा, किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद। अंगुली काट दीजिए, आपका अंगुली अगर काट दिया जाता है, विच्छेद हो गया अंगुली का, तो वो भी कैसी उपहत मानी जाएगी? घोर उपहत। किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या अस्थायी ह्रास। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपका चोट पहुंचाई गई है शरीर पर, और जो आपका जो जो किसी भी अंग की या जोड़ की शक्तियों का नाश या अस्थायी ह्रास हो गया है। यानी कि जो आपका अंग है, जहाँ जहाँ से मान लीजिए दो हड्डियाँ जुड़ती हैं, तो ऐसी दशा में वह उन दो हड्डियों का जहाँ जुड़ाव है वहीं मारा गया है, और ऐसी मार मारी गई है कि आपका जोड़ उन
शक्तियों जो जुड़ाव है हड्डियों का, वहाँ अब जुड़ाव काम नहीं कर रहा है। यानी कि इसका मतलब कि पैर उठाने में भी दिक्कत है, चलने में भी दिक्कत है। टूटा नहीं है, लेकिन आपका जहाँ जोड़ है दो हड्डियों का, वहीं चोट पहुंची है। क्योंकि अगर हड्डी टूट जाती है तो इसके लिए अलग खंड बना है। यहाँ आपका जहाँ जोड़ है वहाँ की शक्ति का क्या हो रहा है, नाश। अगला सिर या चेहरे का अस्थायी विद्रुपीकरण। तो एसिड अटैक के मामले यहीं आते थे, इसी खंड में आते थे। लेकिन आपका सिर या चेहरे का अस्थायी विद्रुपीकरण कर दिया है। इसका मतलब कि ऐसी चोट पहुंचाया है जिसे सिर या चेहरा अस्थायी रूप से विद्रूप हो गया है। तो ये भी उपहति, घोर उपहति मानी जाएगी। जैसे चेहरे पर ब्लेड मार दिया, चेहरे पर एसिड फेंक दिया, सिर पर एसिड फेंक दिया। यही आपका छपाक फिल्म बनी है। क्यों बनी, अभी दंड की मात्रा पर हम आएंगे तब बताएंगे। पहले तो घोर उपहति की लिस्ट बता दिया जाए। इसके बाद आपका है सातवां अस्थि या दांत का भंग या विसंधान। यानी कि ऐसी मार मारा है कि शरीर की कोई हड्डी टूट गई है, या ऐसी मार मारा है कि दांत ही टूट गया है, तो ये भी क्या माना जाएगा, घोर उपहत। और अंतिम ये है कि ऐसी मार मारा है कि कम से कम कितने दिन वह व्यक्ति अपने सामान्य कामकाज में करने में असमर्थ रहा है, 20 दिन। तो बस केवल ये दिखा देना कि 20 दिन यह आपका बिस्तर पर पड़ा रहा, यही पर्याप्त नहीं होगा। ये भी दिखाना पड़ेगा कि ये अपना कम से कम 20 दिन तक अपना सामान्य कामकाज ये स्वयं नहीं कर पा रहा था, चल भी नहीं रहा था, स्वयं उठ भी नहीं रहा था। घर वाले इसको क्या दे रहे थे, सहारा, तब ये चल फिर रहा था। तो कम से कम कितना दिन, 20 दिन। ये नियम डायरेक्ट कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। यही आपका 2 क्वेश्चन बन सकता है। 20 दिन वाला नियम यूपी एपीओ में पूछा गया था, सतर्क रहना है। अब आइए 322 देखिए, स्वेच्छा घोर उपहत कारित करना। तो बस स्वेच्छा जैसे उपहत या आपने पढ़ा तो वही तो होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपका अंग शैथिल्य करता है, तो रोग कारित करता है, या शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है, 8 में से किसी प्रकार में आ जाए, और ये सब पीड़ा इत्यादि पहुंचाने का या तो उसका इरादा था या ज्ञान था। बस 2 याद रखें। अगर घोर उपहति, कब कहा जाएगा कि घोर उपहति स्वैच्छिक थी, तो जब 320 वाला कार्य किया गया है और उस कार्य को करने का या तो आशय था या क्या था, नॉलेज। 2 ही याद रखे। तो हम कहेंगे कि ये घोर उपहत कैसे की गई है, स्वेच्छा। अगर घोर उपहत्य स्वेच्छा की गई है तो इसके लिए दंड 325 में, और घातक हथियार से की गई है तो इसके लिए दंड 326 में। यानी कि घोर उपहत के लिए साधारण दंड 325 धारा में, और गंभीर रूप घोर उपहत का दंड का की धारा में 326। तो बस साधारण तरीके से घोर उपहत की गई तो 325, और हथियार आयुध या बलम लाठी से किए हैं तब कौन सी धारा अप्लाई होगी, 326। क्योंकि दंड की मात्रा देखिए भाई 325। अब उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 335 में उपबंध है, तो तुरंत 335 देखना है कि आपका 335 क्या है। तो कोई व्यक्ति प्रकोपन में आ गया,
प्रकोपन में आके दूसरे व्यक्ति को घोर उपहत पहुंचा दिया, माने उत्तेजित हो गया, तो दंड की मात्रा कम हो जाएगी। तो आपका, जैसे कि आपने 323 पढ़ा, 323 के साथ कौन सी धारा पड़ी थी? 334। उसी प्रकार 325 जब पढ़िए तो कौन सी धारा पढ़नी है? 335। तो अगर प्रकोपन में आकर घोर उपहत किया तो 335, और बिना प्रकोपन के किया तो 325। याद रखिए, अभी हम बता रहे हैं, पहले ये देख लिए। जो कोई स्वेच्छा घोर उपहत कारित करेगा तो स्वेच्छा घोर उपहत कारित कब मानी जाएगी? जबकि मामला 322 में आ जाए, यानी कि स्वेच्छा घोर उपहत कारित करेगा 322 वाला, तो वह दंड का भागी होगा। दंड की मात्रा 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। यानी कि घोर उपहत के सामान्य मामलों में अधिकतम दंड कितना हो सकता है? 7 साल और जुर्माना। यही आपका मामला छपाक में आया था। छपाक में भी एसिड अटैक किया, चेहरे का अस्थायी विद्रुपीकरण कर दिया महिला का। महिला लड़ती रही, जमानत भी पा गया क्योंकि दंड की मात्रा कम थी, और अंत तक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। न्यायालय ने भी उदारता निचले नहीं बरती, जमानत देते रहे हाई कोर्ट लोअर कोर्ट, जमानत पर जमानत। अभियुक्त घूमते रहे, पीड़िता को धमकाते रहे, लेकिन पीड़िता मानी नहीं, हौसला कायम रखी और एक नजीर पेश की। उसके बाद एसिड अटैक के मामले कम हुए। भाई कड़ा कानून बना गया, अभी हम बता रहे हैं, वही आपका आएगा। तो 325 के बाद 326, दंड की मात्रा बढ़ेगी अगर घातक हथियार से या आपका गोली बारूद या बट से बंदूक से मार दीजिए, फरसा से मार दीजिए, लाठी से मार दीजिए, आपका टंगारी से मार दीजिए। टंगारी माने यहाँ एक्स, एक्स माने कुल्हाड़ी से मार दीजिए, तलवार से मार दीजिए, फावड़ा से मार दीजिए इत्यादि। तो दंड की मात्रा घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। की धारा में मामला जाएगा? 326 में। और दंड की मात्रा देखिए कितना बढ़ जाएगी। आपका घोर वह आजीवन कारावास है या दोनों में से किसी की भांत के कारावास है, जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी? 10 वर्ष तक दंडित किया जाएगा और जुर्माना। तो फिर देखिए कितना अंतर आ जा रहा है। इसीलिए आपका यही आपका खेल होता है ज़्यादा। अगर मामला 325 में आ गया तो आसानी से जमानत मिल जाती है, और दंड अधिकतम कितना मिल सकता है? 7 साल। लेकिन अगर उसी में हल्का सा दिखा दिया गया कि चाकू से मारा, डंडा से मारा, बंदूक की बट से मारा, तलवार से मारा, तो ये खतरनाक आयुध हैं या खतरनाक औजार हैं, और तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। 325 नहीं, कौन सी धारा में मामला आएगा? 326। 326 में अधिकतम सजा ज्यादा है, कितना? आजीवन कारावास। तो आपका अभियुक्त चाहता है कि हमारा मामला 325 में ही रहे, और पीड़ित चाहता है कि हमारा मामला कहाँ कन्वर्ट हो जाए? 326 में। यही आपका पैसे का खेल है। पैसा दे दीजिए तो 325, पैसा न दीजिए तो 326 भी हो सकता है। बहुत आपका यहाँ तमाम चीजें देखी जाती हैं। अब आइए एसिड अटैक देखा जाए भाई। फिर एक बार एसिड अटैक को बताया जाए। देखिए आपका 3 फरवरी 2013 के पहले, यानी कि आईपीसी में संशोधन के पहले, अगर किसी महिला पर या पुरुष पर एसिड अटैक या अम्ल फेंका जाता था, या अम्ल पिला दिया जाता था, या अम्ल दे दिया जाता था एसिड, तो ऐसी दशा में वह 320 में
घोर उपहति मानी जाती थी, वह भी तब जब चेहरे या सिर का अस्थायी रूप से क्या हो जाता था, माने विद्रूप हो जाता था चेहरा या सिर। अब ऐसे मामलों में ये घातक हथियार न मानकर मामला 325 में आता था और अभियुक्त अधिकतम कितना सजा पा सकता था? 7 साल। महिला का जीवन बर्बाद हो गया। एसिड अटैक के कारण आपका तमाम समस्याएं आई। एक तो विवाह की समस्या आई, दूसरा सामाजिक समस्या, तीसरा घरेलू समस्या। तमाम समस्याएं उसके सामने आई। अभियुक्त को तो भाई आपका सजा मिल जाती थी 2 साल 3 साल, क्योंकि अधिकतम 7 साल हैं। तो न्यायालय का विवेक है कि 7 साल में से चाहे जितना दे, तो किसी को 2 साल, किसी को 4 साल देता था कोर्ट। और 3-4 साल बाद वो भी अपील पर अपील चलते हुए कहाँ चलती थी? सुप्रीम कोर्ट। अभियुक्त काम कर रहा है, महिला परेशान रहती थी। अतः जेएस वर्मा की समिति बनी। 2013 में जस्टिस जेएस वर्मा समिति की सिफारिश पर एसिड अटैक के मामले अलग किए गए और 326 ए और 326 बी 2 धाराएं जोड़ी गई और एसिड अटैक के मामलों में तत्काल दंड की मात्रा बढ़ाई गई और पीड़िता को अलग से मुआवजा देने का भी प्रावधान किया गया। देखिए, जो छपाक फिल्म आई, पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भाई अभियुक्त को तो सजा मिल गई, लेकिन हम लोगों का जीवन कैसे चलेगा? तो आप एक ऐसा निर्णय दीजिए जो समाज में उदाहरण बने, दृष्टांत बने, नजीर बने और ऐसी पीड़ित महिलाओं का पुनर्वास हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा क्या किया जाए? दिलवाया जाए। तो अब देखिए कानून क्या कहता है। कानून में आपका इसके पहले क्या प्रावधान था, ये हमें देखना है। और इसके लिए आपका 357 जाना है। सीआरपीसी की धारा 357 हल्का सा पढ़ना है। देखिए ध्यान से। पीड़ितों को प्रतिकर। तो जब न्यायालय किसी अपराध के अभियुक्त को दंडाधिष्ट करता था, तो न्यायालय जुर्माने की पूरी रकम या जुर्माने का कुछ भाग पीड़ित को, यानी कि जिसके प्रति अपराध हुआ था, उसको दिए प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश दे सकता था। बताइए, सकता था। इसका मतलब क्या हुआ? न्यायालय बाध्य था कि विवेकाधिकार। अब एसिड पीड़िता को दिलवाया न दिलवाया, ये कोई क्लियर नहीं था। तो तत्पश्चात अब कानून बदला गया और प्रतिकर अब दिलवाना बाध्यकारी है कि विवेकाधिकार है? बाध्यकारी। देखिए धारा आपका 326 ए। देखिए भाई, अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहत्या कारित करना, ये 326 ए में परिभाषित भी हैं और दंडनीय भी हैं, दोनों है यहाँ। जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के, यानी कि आपका केवल महिला ही न मान लीजिएगा, किसी व्यक्ति शब्द लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अपराध पुरुष के प्रति भी किया जा सकता है और किसी महिला के प्रति भी। फिर याद रखें, एसिड अटैक केवल महिला पर नहीं हो सकता, पुरुष पर भी हो सकता है। वो अलग बात है कि ज़्यादातर मामले महिलाओं के खिलाफ अपराध के आते हैं, लेकिन ये धारा आपका व्यक्ति शब्द का यूज किया गया है, तो व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? चाहे महिला या पुरुष, दोनों। याद रखें, जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को, अब 320 से अंतर करिए। 320 में एसिड अटैक किया जाता था,
तो कब घोर उपहति मानी जाती थी कि जब सिर या चेहरे का क्या हो जाता था, अस्थाई विद्रूपण की अस्थाई अस्थाई। यहाँ शब्द बढ़ा दिया गया। यहाँ शब्द क्या किया गया, शरीर के किसी भाग, यानी कि चाहे शरीर के किसी भाग मतलब केवल चेहरा सिर नहीं, हाथ पर फेंक दीजिए, पेट पर फेंक दीजिए, छाती पर फेंक दीजिए, पैर पर फेंक दीजिए, शरीर के ये भाग हैं। यानी कि केवल अब व्यापक किया गया है, केवल चेहरा ही नहीं सिर, बल्कि शरीर के क्या किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंक कर या अम्ल देकर। अब अम्ल फेंक कर, एसिड फेंक कर या एसिड देकर, दोनों अलग अलग बातें हैं। अम्ल फेंकना मतलब कि छपाक इसीलिए तो बनी है कि बोतल से फेंक दीजिए अम्ल, और अम्ल देकर का मतलब जबरदस्ती पिला दीजिए, इंजेक्शन दे दीजिए एसिड का, जबरदस्ती पिला खिला दीजिए, तो आपका अम्ल देकर मतलब कि पिला दीजिए एसिड, और अम्ल फेंक कर मतलब कि क्या करना है, इसे फेंक देना, छपाक से कहा जाता है ना कि छपाक से फेंका, तो वही छपाक फिल्म बन गई। आपका फिर एक बार देखिए, यहाँ थोड़ा आपका देखिए, अम्ल आपका जो ये दिया है, अम्ल आपका, अरे